जयपुर में हम एक परिवार में बैठे हैं जहां पर पिता और पुत्र दोनों ही एक साथ कोरोना संक्रमित हो गए। ये आसान नहीं होता है कि घर के किसी नौजवान और बुजुर्ग का एक साथ अस्पताल में भर्ती हो जाना। विषम परिस्थितियों में किस तरह से इन्होंने कोरोना को मात दी है। 22 का सिटी स्कोर हो जाना अपने आप में लोगों में घबराहट पैदा कर देता है, जिसकी वजह से लोग मौत की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने डट कर मुकाबला किया। कई बार किन परिस्थितियों से गुजरे, कैसे रहा, हम शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, किस तरह से पता चला और पिताजी का कब पता चला, फिर क्या रिएक्शन रहा आपका? मुझे बुखार हुआ और तकरीबन मैं 7-8 दिन बुखार टूटा नहीं मेरा। दवा हालांकि मैं ले रहा था, डॉक्टर से सलाह भी ले रहा था, पर बुखार नहीं टूटने पे 25 को मैंने अपना टेस्ट कराया और पॉजिटिव आया और 26 को सुबह एडमिट हो गए। पापा जी को भी क्योंकि 2 दिन से बुखार था 101 और कभी उतर भी रहा था ऐसे सुबह, लेकिन फिर भी मैं इनको साथ ले गया। मैंने कहा अपन साथ ही चलते हैं, आपका भी टेस्ट हो जाएगा और कुछ होगा तो मुझे लगा कि बुजुर्ग आदमी है तो बेहतर है कि अस्पताल चले जाना चाहिए और घर के अन्य सदस्य भी जो हैं सुरक्षित रहेंगे। तो हम एडमिट हो गए और 6 दिन मैं रहा, पिताजी वहाँ 15 दिन रहे। चूँकि आईसीयू में अकेले रहना पड़ता है तो थोड़ा डिप्रेशन तो आता ही है, सबको ही आता है, पर हिम्मत रखनी चाहिए और कोरोना ऐसी खतरनाक बीमारी भी नहीं है कि जान ले ले। अगर हिम्मत रखेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। दवा से ज़्यादा जो है आपका आप लौटने लगे जब आईसीयू से तो पिताजी वहाँ अकेले थे। जी। फिर क्या, किस तरह का माहौल था, क्या पिताजी कह रहे थे और आपके मन में क्या चल रहा था? मेरा छोड़ने का मन तो नहीं हो रहा था इनको अकेले, साथ रहने का मन था, पर मजबूरी थी क्योंकि मैं उस वक्त भी पॉजिटिव था और होम आइसोलेशन के लिए मुझे कहा गया था ताकि अन्य मरीजों को बेड मिल सके। और पिताजी जो हैं, हालांकि मैं था जब तक तो ठीक थे मेरे साथ होने की वजह से, और उसके बाद थोड़ा सा ये 8वें-10वें दिन काफ़ी डिप्रेस हो गए थे। फ़ोन पे हमारी रोज़ बात होती थी, रोज़ सारे परिवार के लोग इनको एक निश्चित समय पे फ़ोन करते थे, अक्सर शाम को। लेकिन 8वें-10वें दिन इनका डिप्रेशन काफ़ी बढ़ गया था और डॉक्टर का भी कॉल आया था कि काफ़ी डिप्रेसिव मोड में है। मेरे ख्याल से परिवार का साथ ना होना, अकेले रहना और 10 दिन से एक छोटी सी 6x4 की बेड पे पड़े रहना और बिना हिले डुले ना बेड से उतरना, ना कहीं इधर उधर टहलना, उससे डिप्रेशन हो सकता है आ जाता हो। अमंगल से बात करते हैं किस तरह से इन्होंने कोरोना को मात दी है, क्योंकि सिटी का स्कोर जो है वो घबराने वाला होता है। क्या नाम है आपका और क्या उम्र है? राजपुरोहित। क्या उम्र हो गया? गिरधारी सिंह राजपुरोहित, 70+। आप किस तरह से वहां पर गुजारे और किन परिस्थितियों से गुजरे और किस तरह से अपने कोरोना पर जीत हासिल की है, आप बताएं हमें। तो पहले दिन तो क्या मेरा टेस्ट हुआ, तो जनरल वार्ड से कोविड में ट्रांसफ़र हुआ और ये लड़का भी साथ था। तो बाद में क्या हुआ कि मेरे को जब एक बेड पे 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए तो वो मतलब मैं जकड़ गया एक तरह से। तो ऐसा लगा कि, और वो क्या है कि हिलने डुलना भी नहीं देते, तो मेरे अंदर डिप्रेशन बढ़ने लग गया। तो मैं इसको कहने लगा कि यार यहाँ से निकाल मेरे को। तो जो है ना, बाद में ये भी आया, ये चला गया, उसके बाद डिप्रेशन और बढ़ गया 1 तारीख से। और फिर मेरा एक टेस्ट करवाया, वो सिटी स्कैन, तो उसमें थोड़ा मेरे को कुछ गड़बड़ आया। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको सिटी स्कैन में आपके फेफड़े वगैरह में जो गड़बड़ है तो आपको रुकना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा फिर ठीक है, तो अगर गड़बड़ है तो रुकना पड़ेगा, मैं तकलीफ पाल दूँगा। तो चलो, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना, मेरे को जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में रहा। लेकिन इस बीच में एक मरीज आया, तो उसको निमोनिया था, वो शायद कहते हैं कि 60-30 कुछ था, ऑक्सीजन, मरने वाला ही था वो। लेकिन उसको वहाँ के स्टाफ ने बचा लिया, नर्सिंग स्टाफ ने। डॉक्टर तो वहाँ मतलब
आते एक टाइम, लेकिन हमको पता नहीं चलता डॉक्टर कौन है क्या है। नर्सिंग स्टाफ को देखा तो फिर उससे मेरे थोड़ी हिम्मत आई कि यार इन्होंने इसको, मैं जब उसको मैंने देखा इसको तो वो ताबूत में सील करके रवाना कर रहे हैं, मर गया हो। रात भर दिन 2-3 दिन उसको बचाया डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों ने। तो एक बड़ी ताजुब हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं, ये बचा सकते हैं हॉस्पिटल वाले अपने को। तो फिर मेरी थोड़ी हिम्मत बंधी। और दूसरा, गीता में लिखा है कि जो है ना, आत्महत्या करना महापाप है। तो मेरे मन में वो डिप्रेशन भी आ रहा था, लेकिन मैं उस गीता के सहारे जो ये सुनता हूँ मैं और रोज, तो उससे सहारे मैंने कहा नहीं, अपन को कर्म भोगने, भले मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन तो इस वजह से मैं वहाँ रुक गया। और वहाँ के नर्सिंग स्टाफ का भी सपोर्ट रहा और कोई तकलीफ नहीं हुई। और मेरे को वो कोरोना 2 बार टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। 9 तारीख को मेरे को शिफ्ट कर दिया उधर जनरल वार्ड में, 10 को छुट्टी दे दी। नर्सिंग स्टाफ का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो बता सबसे रहे हैं। ज्यादा नर्सिंग स्टाफ का कोविड में जितना रोल होता है शायद डॉक्टर से भी ज्यादा है। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण मेरे लिए बहुत, क्योंकि मैं मतलब कई बार चला था, डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर साहब है वो, लेकिन वो गैलरी में है, वो अंदर नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब आते थे, वो पीपीई किट में आते थे, पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, तो मेरे को तो नर्सिंग स्टाफ का ही रहा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है पीपीई हाँ। किट की। लेकिन वो जैसे मेरा क्या है कि एक बार मेरे को यहाँ कब्जे हो गई तो लैट्रिन अटक गई, तो वो मेरे को, मैंने कहा मेरे को थोड़ा वो करवाओ, एनिमा लगा के, लोन का डॉक्टर को भी गिर पूछ के। तो नर्सिंग स्टाफ का रोल काफ़ी है इसमें, क्योंकि एक नर्सिंग स्टाफ से आपको सबल मिलता है। जैसे आपको पेशाब करना है तो लाना, पॉट लाना, लैट्रिन करवाना। वहाँ एक और इरिटेशन एक ये मैंने देखी वहाँ के नर्सिंग स्टाफ में, वहाँ क्या है कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सबकी ड्यूटी है, इसको मतलब ये पाला उठाना है, इसको ये हाउसकीपर है और इसको झाड़ू लगाना है। लेकिन वहाँ नारायण में मैंने देखा कि कोई भी नर्सिंग स्टाफ, बड़े से छोटा तक जो भी पोस्ट पे है, उसको लैट्रिन उठाने से पेशाब कराने सब काम करने पड़ते हैं इमरजेंसी में। कोई ये नहीं कह सकता है मेरी ड्यूटी नहीं है। ये एक बड़ा कारण है। कौन सी वो परिस्थिति हो जिसमें आप इंसान को लगता है इरिटेट हो जाता है, मर जाना चाहिए? वो उसमें एक तो सांस नहीं आती है, आपको क्या है शरीर में सांस रुक जाती है, तो वो उससे सांस रुकने से आदमी सोचता है कि अब ये मरना ही ठीक है। सांस की वजह से सांस आती नहीं है। आपके मन में भी ख्याल आया? हाँ, फिर यह ख्याल आया कि ये जाना ही ठीक है, मरना ही ठीक है। लेकिन फिर सांस रुक जाती है तो आपको सांस है ना, और फिर भी गले में बलगम, खून की बलगम आना, तो उससे फिर वो आदमी को लगता है कि मतलब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तकलीफ जब होती है ना, और शरीर में अकड़न से दर्द वगैरह, तो फिर वो आदमी को लगता है कि यार जाना ठीक है, मतलब ये निकल जाए किसी तरह से। लेकिन जिस दिन आपने सोचा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, उस दिन से ठीक होने लगे आप? हाँ, वो मैंने वो संबल बन गया कि कुछ भी तकलीफ देनी है, इनका कहना मानना ही है। तो जो मैंने 2 घटनाएं देखी, वो उस मरीज को देखा, एक डायलिसिस वाले को देखा, तो उन्होंने मतलब सर्वाइव कर दिया। तो उस दिन से मेरे मन में ये आया, नहीं अपन भी ठीक हो सकते हैं। ये घर वालों के रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग रोज मतलब बारी बारी से सभी परिवार के सदस्य फ़ोन पे बात करते थे, और मेरे चाचा, मेरी सिस्टर दोनों बाहर रहते हैं अलग अलग शहरों में, वो भी वहाँ से कॉल करते थे। चाचा ने भी काफ़ी हिम्मत बंधाई, उनको भी अस्थमा बहुत ज़्यादा रहता था, 30 साल से वो उसके पेशेंट थे। उनने कहा साहब आप मेरे छोटे मेरे को भाई भी ने देखो। बहुत हिम्मत लगाई। तो परिवार जब बात करते हैं तो थोड़ी हिम्मत तो आती है, लेकिन वो बात के साथ ही थोड़े वक्त बाद हो सकता है वो उस माहौल में घुल जाती है, गायब हो जाती है। वीडियो कॉल से बात करवाते हैं वो, वीडियो कॉल से थोड़ा मतलब जो है ना, परिवार के लोग हिम्मत बढ़ा देते हैं। मेरा छोटा भाई है, रिटायर्ड आदमी है, तो उसने मेरे को बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाई। और मेरे जैसे मन देखा मैं मर जाऊंगा, तो मैंने उसको 2-3-4 बातें कही कि भाई ऐसा कर देना, ऐसा कर देना। तो उसने कहा नहीं मैं कर दूंगा सब, आप तो मतलब
रहो, ठीक हो जाओ। ये दिखाने और बताने के पीछे हमारा मकसद है कि देखिए किन परिस्थितियों से एक परिवार गुजरता है, जहां पर घर का नौजवान भी आईसीयू में हो, घर का बुजुर्ग भी आईसीयू में हो, सीटी स्कोर इतना खराब हो, किन परिस्थितियों से वो गुजरता है, जहां पर नर्सिंग स्टाफ का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है, परिवार का रोल कितना महत्वपूर्ण है, आपका साहस कितना महत्वपूर्ण है, गीता जैसे धर्म ग्रंथों का रोल कितना महत्वपूर्ण है। इन छोटी छोटी चीजों से कोरोना जैसी भयंकर बीमारी पर भी बड़ी विजय आप हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर।